नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक का अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत, उस भारत का जो भाग है वो 2। पूर्व में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्यकाल को हमने पढ़ा। और आज हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, इन दो प्रमुख सुल्तान जो हुए उनके कालखंड को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश का जो कालखंड है वो 1210 ईस्वी से लगाकर 1236। कुछ इतिहासकार यहाँ 1211 मानते हैं। वो 1211 ईस्वी इसलिए मानते हैं क्योंकि इल्तुतमिश से पहले 6 महीने या 8 महीने जो शासक रहा वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम आता है आराम शाह। तो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आराम शाह का वर्णन नहीं है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था वो आराम शाह था। कहता है कि आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय उसकी जो मूर्ति हो जाती है उसके बाद शासक बनता है। कहता है कि वो अयोग्य शासक होता है, ठीक है, इस कारण। और कहते हैं उसी समय उससे कुछ पूर्व में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह है वो इल्तुतमिश से कर दिया था। अब जो आराम शाह ऐबक का पुत्र था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र आराम शाह था और उसने इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी उस पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ हुआ था। अतः इल्तुतमिश के मन में यह था कि मैं आराम शाह को मार करके लाहौर की गद्दी, कुतुबुद्दीन ऐबक में अपनी राजधानी है वो लाहौर बनाया था। क्या बनाया था? लाहौर। तो वहां पर उस लाहौर की जो राजगद्दी पर बैठने का जो है उसके मन में विचार आया। लेकिन कहते हैं कि अब आराम शाह जो था वो अयोग्य शासक था। कहते हैं उसका कालखंड है वो 6 से 8 महीने तक का उसका शासन रहता है। और कहते हैं कि जब इल्तुतमिश की जो पत्नी थी तो उसके मन में भी ऐसा विचार आया कि मेरा भाई है, शासन करता नहीं है और ये अयोग्य है, इसको क्यों न मार करके मेरे पतिदेव हैं वो वास्तविक जो है शासक बन जाए। तब ये बात जब इल्तुतमिश की पत्नी ने जो है और ऐबक की जो पुत्री थी उसने अपने इल्तुतमिश के सामने रखी कि भाई आराम शाह को मार करके आप हैं वो सुल्तान बन जाइए। तो इल्तुतमिश तो यही चाहता था कि मैं उस लाहौर की गद्दी पर बैठूं। लेकिन कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी इन दोनों ने षड्यंत्र बना करके आराम शाह को मार दिया और लाहौर की गद्दी पर या लाहौर का जो सुल्तान बन गए। और कहते हैं कि जैसे उनको पता था कि मैं लाहौर में रहा तो मेरा विद्रोह और बढ़ जाएगा, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली। इसके अलावा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका उत्तराधिकारी, दामाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐबक की पुत्री से उसका विवाह हुआ। उत्तराधिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आराम शाह अयोग्य शासक था और इसको मार करके स्वयं जो है वास्तविक जो है सुल्तान बन गया। इसके अलावा कहा जाता है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम भी था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो बच्चों, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था या गुलाम था, तो वो उसका गुलाम और उसका गुलाम जो था वो इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो इस इल्तुतमिश के साथ किया था और वही उसका उत्तराधिकारी भी था। इसके अलावा कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली को बनाया। कौन सी बनाया? दिल्ली को। इसके अलावा कहते हैं कि इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जिसने
बगदाद के जो खलीफा थे वहां से सुल्तान नाम की जो उपाधि है वो धारण की थी। कहते हैं कि सुल्तान नाम की जो पहली उपाधि है वो खलीफा से, बगदाद के जो खलीफा थे वहां से जो उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश पहला सुल्तान बना। इसके अलावा कहते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था उसको पूरा करवाने का कार्य भी इल्तुतमिश ने किया था। तो बच्चों इसके अलावा इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल नींव रखी थी और इसको विस्तृत और लंबे समय तक जो शासन करने का कालखंड है कुछ इतिहासकार 1210 बताते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में 1210 है, कुछ इतिहासकार इसे 1211 ईस्वी से बताते हैं, क्योंकि 1210 और इसके बीच में 8 महीने का जो शासन काल है वो आराम से आता था। इसके अलावा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो आया था उसने भी अपने रणथंभोर पर है वो आक्रमण किया था 1226 में और रणथंभोर को भी जीतने का प्रयास किया। 1223 में उसने मालवा पर भी अधिकार करके एक बिल्ला नाम का एक दुर्ग था उसको भी जीत लिया। इसके अलावा कहते हैं कि वो ग्वालियर तथा जालोर पर भी अधिकार हो गया था। कहते हैं कि इल्तुतमिश मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य को विशाल जो है फैलाने के लिए उसने ग्वालियर तथा जालोर पर भी अपना अधिकार हो गया था। इसके अलावा ख्वाजूम शाह का जो पुत्र था मंगवर्णी, उसकी सहायता न देकर के उन्होंने अपनी कूटनीतिक चाल का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उसने ख्वाजूम शाह का जो पुत्र मंगवर्णी था उसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी। इसलिए सहायता नहीं दी क्योंकि इल्तुतमिश ने मंगोल का जो शासक था चंगेज का, उस मंगोल का जो शासक चंगेज का था उसका यह जो है मंगवर्णी वो दुश्मन था, इसलिए अगर उसने दुश्मन को पनाह देता तो चंगेज खां के साथ इल्तुतमिश को युद्ध करना स्वाभाविक हो जाता। इसके बाद कहते हैं कि इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक जो है गठन किया था जिसे तुर्का-ए-चेगलगानी कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कहते हैं कि 1236 ईस्वी में इस इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों अभी तक पढ़ा उसमें एक प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद और उत्तराधिकारी कौन था, तो इल्तुतमिश। और मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कौन है, तो हमारा इल्तुतमिश है और अपनी राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली ले गया। इसके अलावा बात करते हैं हम रजिया सुल्तान की। किसकी बात करते हैं? रजिया सुल्तान। तो बच्चों कहा जाता है कि इल्तुतमिश का एक पुत्र हुआ जिसका नाम आता है फिरोज शाह, जिसका पूरा नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है उसकी जो हत्या करके या बाद में इल्तुतमिश की जो पुत्री थी जिसका नाम आता है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश का एक पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें फिरोज शाह उसका पुत्र था और इल्तुतमिश की जो पुत्री का नाम आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने षड्यंत्र बना करके फिरोज शाह की हत्या करवाने के बाद वो स्वयं जो है दिल्ली की जो है सुल्तान बनी। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी चुना था। कहते हैं कि इल्तुतमिश भी यही चाहता था कि यह रजिया सुल्तान है तो बहुत ही अच्छी है और यह मेरे साम्राज्य को है आगे ले जाए सके। अतः कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य में भी रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था उसको मृत्यु के बाद जो वहाँ के कुछ परंपरावादी और कट्टर जो तुर्की अमीर सरदार थे, जिसने 40 अमीर सरदारों का एक समूह बनाया था तुर्का-ए-चेगलगानी, इल्तुतमिश ने, वो सभी सरदार और सूबेदार क्या हो गए, इस रजिया सुल्तान से नाराज हो गए और इसको रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह है वो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कहा जाता है कि रजिया जो सुल्तान थी वो मुसलमानों में या मुस्लिम साम्राज्य में पहली महिला शासिका भी बनी। इसके अलावा कहते हैं कि रजिया सुल्तान ने अपनी पर्दा प्रथा को भी त्याग दिया। पर्दा प्रथा बोलते हैं अपने मुसलमानों में वो बुर्का पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और अपना मुंह पूरा ढककर रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन यह एक शासिका के रूप में दिल्ली दरबार में बैठती थी, इसलिए उसने अपने पर्दा को त्यागने वाली भी एक शासिका बनी। इसके अलावा यह पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। इसके अलावा उसका जो पहनावा था वो हमेशा पुरुषों की तरह था, पुरुषों के समान वो कुबा यानी कि कोट पहनती थी और इसके अलावा पुनः बोलते टोपी।
और वह अपने सिर पर एक टोपी भी पहनती थी। इसके अलावा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल लगभग 3.5 साल तक इसका शासनकाल रहा और 3.5 साल के शासनकाल में उसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, जिसमें सड़कों का निर्माण करवाया, पुलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा कई प्रकार के विद्यालयों और पुस्तकालयों का भी है निर्माण कार्य करवाने का कार्य है इन्होंने किया। इसके अलावा कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष कार्य किया था रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में। इसके अलावा बोलते हैं कि मलिक जलालुद्दीन याकूब यह एक अबिसिनिया का एक निवासी था, जिसे अमीर अकबर यानी कि अशोशाला का एक प्रधान नियुक्त किया था। कहते हैं कि यह इसका एक प्रेमी था। बच्चों, ये जो याकूब जो था जमालुद्दीन, वो इस रजिया सुल्तान का प्रेमी था। रजिया सुल्तान उससे प्रेम करती थी और उसे अपना अश्वशाला का प्रधान भी नियुक्त किया। इसके अलावा इससे क्या हुआ, जिससे वो प्रेम करती थी उसको महत्वपूर्ण पद पर बिठाया। इससे क्या हुआ, जो तुर्की अमीर जो लोग थे, तुर्की सूबेदार जो सरदार थे, वो इस रजिया सुल्तान से नाराज हो गए। इसके बाद कहते हैं कि याकूब की जो है वो हत्या है किस प्रकार होती है, तो कहते हैं कि सुरेश के जो शासक थे उनके विद्रोह को पराजित करने के लिए याकूब को भेजते हैं और कहते हैं कि वहां पर याकूब की हत्या हो जाती है। जब याकूब की हत्या हो जाती है, जो इस रजिया सुल्तान का एक प्रेमी होता है, और उस प्रेमी का जो है प्रेमी की हत्या होने के बाद क्या होता है कि रजिया सुल्तान का जो है विवाह है वो अल्तुनिया से किया जाता है। कहते हैं अल्तुनिया है, उससे वो विवाह करती है। लेकिन प्रेमी का अगर नाम पूछा जाए तो वो हमारा जलालुद्दीन याकूब था। इसके अलावा कहते हैं कि 1240 में इन रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को ही मार डाला गया। कहा जाता है कि बाकी जो सूबेदार थे उन्होंने षड्यंत्र बना करके इन रजिया सुल्तान को मारने का जो है षड्यंत्र बनाया और 1240 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु यानी दोनों को मार दिया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि कुछ अयोग्य शासक आए जो 1240 ईस्वी से 1242 में रहा। उसका नाम आता है बहराम शाह। 1242 से लगाकर 1246 के बीच मसूद शाह जो है वो शासन संभाला। इसके बाद 1246 से लगाकर 1265 है उसमें नासिरुद्दीन महमूद। कहते हैं कि ये थोड़ा लंबे समय तक शासन करते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो वास्तविक बल था जो है इस नासिरुद्दीन मोहम्मद के पीछे गियासुद्दीन बलबन का था। तो बच्चों, आज बलबन का हम अगले जो है वीडियो में हम ऑनलाइन क्लास में अगले वीडियो में हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको मुख्य तौर पर इसमें 3 प्रश्न है वो आते हैं। पहला तो आता है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे मानते हैं, तो इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, दिल्ली को। इसके अलावा कहा जाता है कि इल्तुतमिश का मूल्यांकन कीजिए। इल्तुतमिश किस प्रकार का शासक था। इसके अलावा दूसरा आता है रजिया सुल्तान। कहते हैं कि रजिया सुल्तान जो है उसके पहनावे के बारे में, उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है और कहते हैं उसके प्रेमी का नाम और उसके विवाह किससे होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो इससे संबंधित आते हैं।